तो क्या आप लोगों ने कभी इस बारे में सोचा है कि एनिमे वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स को डीमन स्लेयर के इन्फिनिटी कैसल को क्लियर करने में आखिर कितना टाइम लगेगा? वेल, इसका पता लगाने के लिए मैंने 5 टीयर लिस्ट को बनाया है, जिसमें से एस टीयर लिस्ट में वो कैरेक्टर्स आएंगे जो कि इन्फिनिटी कैसल को काफी इंस्टेंटली क्लियर कर सकते हैं, और फिर ए टीयर लिस्ट में वो कैरेक्टर्स आएंगे जिन्हें इन्फिनिटी कैसल को पार करने में 1 से 5 मिनट का टाइम लगेगा, और फिर बी टीयर लिस्ट में वो कैरेक्टर्स आएंगे जिन्हें इन्फिनिटी कैसल को पार करने में 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, और सी टीयर लिस्ट वालों को पूरा 10 मिनट का टाइम लगेगा, और आखिर में डी टीयर लिस्ट में वो कैरेक्टर्स होंगे जो कि इन्फिनिटी कैसल को क्लियर नहीं कर पाएंगे, मतलब कि या तो वो अपर मून्स या फिर नॉर्मल डीमन से ही हार जाएंगे। खैर, तो शुरुआत के लिए हमारे पास है माय हीरो एकेडमी से डेकू। वेल, तो डेकू की अनबिलीवेबल पावर और स्ट्रेंथ को देखते हुए उसे इन्फिनिटी कैसल के अंदर काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक ऐसा एंडलेस कैसल है जिसका कंट्रोल डीमन नाकिमे के पास है, और वो इसके शेप को कभी भी बदल सकती है और पूरे बैटलफील्ड को अपने कंट्रोल में रख सकती है, जिससे यहाँ पर डेकू की खतरे को भापने की जो सेंस एबिलिटी है वो यहाँ पर काफी ज्यादा कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि डेकू के पास निचिरन ब्लेड नहीं है, और निचिरन ब्लेड ही एकमात्र ऐसा वेपन है जो कि यहाँ पर डीमंस को मार सकता है, और अगर वो अपनी पावर्स का यूज करके अपर मून्स या फिर मुजान के ऊपर हमला करता है तब भी ये डीमंस अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं, मतलब कि डेकू यहाँ पर इन डीमंस को नहीं हरा सकता, इसीलिए वो डी टीयर लिस्ट में आता है। खैर, तो अब अगला कैरेक्टर आता है डेंजी, जो कि चेंसो मैन एनिमे से बिलोंग करता है। हालांकि देखा जाए तो डेंजी अपने आप को किसी भी इंजरीज से रीजनरेट कर सकता है, लेकिन फिर भी उसकी सिचुएशन बिल्कुल डेकू के जैसी होगी, बिकॉज ना तो उसके पास कोई निचरन ब्लेड है और ना ही कोई ऐसी एबिलिटी जिससे वो अपर मून डीमंस को हरा सके, यानी कि मुजान को हराना तो दूर की बात है, इसलिए यहाँ पर डेंजी डी टीयर लिस्ट में आता है। खैर, तो अब आता है आस्था फ्रॉम ब्लैक क्लोवर। तो आस्था के लिए ये सारी चीजें एक ही जगह पर आके रुकती है, मतलब कि क्या उसकी स्वॉर्ड डीमन स्लेयर के निचरन स्वॉर्ड की तरह काम करेगी, और क्या उसकी मैजिकल पावर अपर मून्स के सामने वर्क कर पाएगी, मतलब कि आस्था की जो मैजिकल पावर है वो यहाँ पर किसी भी कर्जेस या फिर एनर्जी बेस्ड अटैक को बेअसर कर सकती है, मतलब कि आस्था यहाँ पर किसी भी ब्लड डीमन आर्ट को बिना ज्यादा एफर्ट लगाए उसे काउंटर कर सकता है, और साथ ही में आस्था की डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड किसी भी एडवांस डीमन की रीजनरेशन पावर को कंप्लीटली कैंसिल आउट कर सकती है, मतलब कि डेफिनेटली आस्था अपर मून्स और मुजान को हरा सकता है, लेकिन फिर भी ये आसान नहीं होने वाला, बिकॉज आस्था की जो डेविल यूनियन फॉर्म है उसकी भी काफी स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट्स है, जो कि फाइट के लंबे चलने की वजह से उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, और साथ ही में इन्फिनिटी कैसल में घूमकर डीमंस का पता लगाना उसे और भी ज्यादा स्लो कर सकता है, इसीलिए आस्था यहाँ पर सी टीयर लिस्ट में आता है। खैर, तो अब अगला कैरेक्टर आता है अपने एरन फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन। वेल, इससे ज्यादा ड्रैग करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज एरन अपने टाइटन फॉर्म में भी डीमंस को नहीं हरा सकता, बिकॉज ना तो उसके पास निचरन ब्लेड है और ना ही कोई ऐसी एबिलिटी जिससे वो डीमंस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सके, इसीलिए एरन भी डी टीयर लिस्ट में आता है। खैर, तो अब हमारे पास है जुजुत्सु काइसन से गोजो सातोरू। तो सबसे पहले इस बंदे के पास इन्फिनिटी पावर है जो कि इसे अनटचेबल बनाती है, फिर चाहे अपर मून या फिर मुजानी इसके ऊपर हमला क्यों न करे, बिकॉज गोजो की इन्फिनिट पावर उसके अपोनेंट और उसके बीच में इन्फिनिट डिस्टेंस को क्रिएट करती है, मतलब कि कोई भी फिजिकल अटैक गोजो तक पहुंचने से पहले ही काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। शॉर्टली बताऊं तो उनके अटैक पूरी तरीके से बेकार हो जाते हैं। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि क्या गोजो सातोरू मुजान या फिर अदर डीमंस को हरा पाएगा? वेल, इसका आंसर है हाँ, बिकॉज उसकी होलो पर्पल टेक्निक इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है कि वो किसी भी चीज को मिटा सकती है। इसका मतलब गोजो अपनी पर्पल बॉल से मुजान और उसके अपर मून डीमंस को खत्म कर सकता है, और अपनी 6 आइज से गोजो अपने आसपास के एरिया को बिल्कुल रियल टाइम में देख सकता है, और साथ ही में उसकी इनक्रेडिबल स्पीड और टेलीपोर्टेशन पावर के कॉम्बिनेशन से अनबीटेबल बन जाता है, इसीलिए गोजो यहाँ पर ए टीयर लिस्ट में आता है। खैर, तो अगला कैरेक्टर आता है सोलो लेवलिंग से संग जिनवू। वेल, इस बंदे के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि इस बंदे के पास कुछ ऐसी पावर्स है जिससे इसे हराना लगभग नामुमकिन है, और मुजान की पावर शैडो मोनार्च यानी कि जिन्वू के सामने तो कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जिन्वू पलक झपकते ही मुजान को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इन्फिनिटी कैसल को पार करना तो उसके लिए बच्चों का खेल है, यानी कि जिन्वू यहाँ पर एस टीयर लिस्ट में आता है। तो अब अगला कैरेक्टर आता है गट्स फ्रॉम बेजर्क एनिमे। वेल, देखा जाए तो गट्स के पास अनमैच्ड कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, और साथ ही में उसकी विल पावर और फाइटिंग स्पिरिट काफी ज्यादा इमेंस है, लेकिन फिर भी वो मुजान और उसके अपर मून डीमंस के सामने काफी नहीं है, बिकॉज ना तो उसके पास डीमन की रीजनरेशन पावर से लड़ने का कोई तरीका है, और ना ही उसके पास कोई निचरन ब्लेड है, और ना ही कोई ऐसा वेपन जिससे वो डीमंस को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर सके, यानी कि गट्स यहाँ पर डी टीयर लिस्ट में आता है। वेल, आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें इस वीडियो को देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप पॉइंट्स देना। खैर, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास
पास है ब्लीच एनिमे से इचिगो कुरोसाकी। वेल एक सोल रिपर के रूप में इचिगो के अटैक काफी ज्यादा एनर्जी से भरे होते हैं और डायरेक्टली सोल के ऊपर अटैक होता है। और क्योंकि डीमंस के अंदर भी सोल होती है, इसलिए इचिगो उनकी रीजनरेशन को पूरी तरीके से बेअसर कर सकता है और उनका नामो निशान भी मिटा सकता है। और सच कहूँ तो इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर ही उसका सबसे बड़ा वेपन है, यानी कि अगर इचिगो अपनी थोड़ी से भी एनर्जेटिक पावर का यूज करे तो वो मुजान को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर तुम्हें पता है तो इचिगो ने अपने सबसे वीकर वर्जन में भी एक पूरे माउंटेन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो हाँ, डीमंस का तो कोई भी चांस नहीं है, इसीलिए इचिगो यहाँ पर एस टियर लिस्ट में आता है। खैर, तो अगला कैरेक्टर है अपने वन पीस एनिमे से लूफी। वेल ऑनेस्टली बताऊं तो लूफी की स्पीड और पावर कहीं हद तक डीमन से काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन उसके पास डीमन को तुरंत हराने का कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि सिर्फ सनलाइट और रेड नेचर ब्लेड ही डीमंस को खत्म कर सकती है। लेकिन यहाँ से स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, बिकॉज लूफी अपने गियर 5 फॉर्म में पावर ऑफ इमेजिनेशन की मदद से अपने लिए एक स्पेशल निचिरन ब्लेड बना सकता है। और एक बार ऐसा हो जाने पर डीमंस का खेल खत्म, बिकॉज अब उसे बस डीमंस को एक एक करके काटना है। और साथ ही में लूफी अपनी हाकी का यूज करके डीमंस की रीजनरेशन पावर को भी रोक सकता है और अपने एक ही वार से उन्हें खत्म कर सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मेन प्रॉब्लम होगी नाकी में, बिकॉज वो इन्फिनिटी कैसल को बार बार बदलती रहेगी, जिससे लूफी को डीमंस को ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर लूफी को सी टियर लिस्ट में रखता हूँ। खैर, तो अगला नंबर है एंटायर एक्स हंटर से गोन का। वेल गोन के पास अपने फाइनल फॉर्म में काफी ज्यादा बेमिसाल पावर है और उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी ही उसे एक सुपर ह्यूमन बनाती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जिन डीमन से गोन की लड़ाई होने वाली है वो अपने आप को इंसेन लेवल पर रीजनरेट कर सकते हैं, जो कि उन्हें एक तरीके से इमोर्टल बनाती है। और हाँ, यहाँ पर मैं मानता हूँ कि गोन के फिजिकल अटैक और मैन इन्फ्यूज्ड पंचेस डीमंस को काफी मैसिव डैमेज दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वो डीमंस की ब्लड डीमन आर्ट और उनकी रीजनरेशन पावर को काउंटर नहीं कर सकता। और साथ ही में हर बार इन्फिनिटी कैसल के बदलते स्ट्रक्चर की वजह से वो इन्फिनिटी कैसल के अंदर अपने आप को नहीं संभाल पाएगा, इसीलिए गोन यहाँ पर डी टियर लिस्ट में आता है। खैर, अब अगला कैरेक्टर है अपने पास नारुतो उजुमाकी। वेल तो अपने निंजुत्सु, ताइजुत्सु और सेज मोड के रूप में नारुतो सबसे पावरफुल शिनोबीस में से एक है। और नाइन टेल फॉक्स का जिंचुरिकी होने की वजह से नारुतो के पास इंसैन अमाउंट में चक्र रिजर्व है। और साथ ही में डीमंस की रीजनरेशन पावर का मुकाबला करने के लिए नारुतो के पास विंड स्टाइल रेसुंचुरिकी है, जो कि अपने टारगेट को सेल्युलर लेवल पर डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर अपने टारगेट को पूरी तरीके से मिटा सकता है। और अगर ये काफी नहीं है तो नारुतो अपने टेल्ड बीस्ट के रूप में टेल्ड बीस्ट बॉम्ब का यूज कर सकता है, जो कि पूरे माउंटेन्स को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। और नारुतो की ये पावर तो डीमंस और इन्फिनिटी कैसल को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। और अगर वो इस डिस्ट्रक्शन का यूज नहीं करना चाहता, फिर भी वो डीमंस को फंसाने के लिए अपने पावरफुल सीलिंग जुत्सु का यूज कर सकता है, यानी कि नारुतो कुछ ही मिनट्स के अंदर इन्फिनिटी कैसल को क्लियर कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर वो ए टियर लिस्ट में आता है। खैर, तो अगला है अपने फायर फोर्स एनिमे से शिनरा। वेल यहाँ पर हम इसके सबसे पावरफुल फॉर्म की बात करेंगे, ना कि इसके बेस फॉर्म की। वेल तो फायर फोर्स के एंड तक शिनरा कॉस्मिक लेवल इवन यूनिवर्सल लेवल तक की पावर को हासिल कर चुका था। और शिनरा की इस पावर के सामने तो डीमन स्लेयर यूनिवर्स की पावर तो कुछ भी नहीं है। मतलब कि ये बैटल शुरू होते ही खत्म हो जाएगा और डीमंस को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। और सच कहूँ तो ये फाइट कहने के लायक ही नहीं है, बिकॉज ये तो पल भर में ही सब कुछ मिटा देने जैसा है। मतलब कि शिनरा सिर्फ अपने एक ही हमले से इन्फिनिटी कैसल के सभी डीमंस और पूरे इन्फिनिटी कैसल यहाँ तक कि मुजान को भी मिटा सकता है। इसीलिए शिनरा यहाँ पर एस टियर लिस्ट में आता है। खैर, तो अब अगला कैरेक्टर आता है शिगायो कागेयामा, जो कि मॉब साइको 100 एनिमे से बिलोंग करता है। वेल तो कागेयामा के पास टेलीकिनेसिस की कुछ ऐसी पावर्स है जिससे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को कुछ ही सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब कि वो किसी भी मैटर को मोलेक्युलर लेवल पर डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब कि यहाँ पर वो डीमंस की रीजनरेशन एबिलिटी को इजीली काउंटर कर सकता है। और साथ ही में उसके जो साइकिक अटैक है वो तो लगभग अनबीटेबल है। और इस बंदे के सामने फिजिकल स्ट्राइक और ब्लड डीमन आर्ट जैसे अटैक पूरी तरीके से यूजलेस है। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि ये डीमंस को कैसे हराएगा, तो मैं तुम्हें बता दूं कि एक एस्पर होने के नाते कि ये बंदा सिर्फ अपने एक ही टच से इवल एंटिटीज और स्पिरिट को मिटा सकता है। और इसकी ये पावर डीमंस के स्पिरिचुअल नेचर को देखकर डायरेक्टली उन्हें काउंटर कर सकती है, जिससे कागेयामा डीमंस के एग्जिस्टेंस को ही पूरी तरीके से वाइप आउट कर सकता है। लेकिन फिर भी उसे पूरे इन्फिनिटी कैसल को क्लियर करने में टाइम तो लगेगा। मतलब कि यहाँ पर वो बी टियर लिस्ट में आता है। खैर, तो अब अगला कैरेक्टर है डियो ब्रेंडो, जो कि जोजो बिजास एनिमे से बिलोंग करता है। वेल तो डियो और डीमंस इन दोनों की बस एक ही कमजोरी है और वो है सनलाइट। वेल दोनों में से कोई भी इसके आसपास नहीं रहना चाहता। और इसके अलावा डीमंस की रीजनरेशन पावर, खास करके मुजान की डियो की रीजनरेशन पावर से कई गुना ज्यादा है। और भले ही डियो टाइम स्टॉप करके डीमंस को काफी मैसिव डैमेज पहुंचा सकता है, लेकिन फिर भी उसके पास डीमंस की रीजनरेशन पावर से मुकाबला करने का कोई भी तरीका नहीं है। मतलब कि ना तो उसके पास निचरन ब्लेड है और ना ही
रही सनलाइट की पावर, मतलब कि डीओ यहाँ पर डीमंस को नहीं हरा सकता, इसलिए वो डी टियर लिस्ट में आता है। खैर तो अब अगला कैरेक्टर है अपने रिमरू, जो कि इस एनीमे से बिलोंग करता है। वेल तो रिमरू अपने ड्रैगन फॉर्म में मल्टीवर्स का बिंग है, जो कि सिर्फ अपनी सोच से पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय और क्रिएट कर सकता है, और उसकी पावर फिजिकल से तो कहीं ज्यादा है। इवन ये बंदा किसी भी कॉन्सेप्ट या फिर एग्जिस्टेंस इवन रियलिटी तक को मिटा सकता है। वेल तुम डीमंस को हराने की बात कर रहे हो, बल्कि ये तो मुजान को भी इस तरह से डिलीट कर सकता है कि मानो कभी डीमंस और मुजान नाम की कोई चीज थी ही नहीं। तो हाँ, बिना किसी डाउट के रिमरू यहाँ पर एस टियर लिस्ट में आता है। खैर तो अगला है नात्सू फ्रॉम फेरी टेल। वेल तुम सोच भी नहीं सकते कि नात्सू की फ्लेम का टेम्परेचर किस लेवल पर जा सकता है, मतलब कि वो पूरी लेक को ही कुछ ही सेकंड्स में स्टीम में बदल सकता है, और हीट का ये लेवल डीमंस की रीजनरेशन पावर को आसानी से काउंटर कर सकता है। ये बिल्कुल सनलाइट की पावर जैसा है, जो कि सिर्फ कुछ ही सेकंड में डीमंस को राख में बदल सकता है। और अपने फाइनल फॉर्म में नात्सू एक ऐसी दुनिया में घूम सकता है जिसमें टाइम बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, जिससे वो डीमंस को अपनी प्रेजेंस का पता लगने से पहले ही उन्हें खत्म कर सकता है। और ये मत भूलना कि नात्सू की फ्लेम किसी की भी एग्जिस्टेंस को पूरी तरीके से मिटा सकती है। तो हाँ, यहाँ पर वो डीमंस को भी हरा सकता है, लेकिन हाँ, उन्हें हराने के लिए उसे टाइम तो लगेगा, इसलिए नात्सू यहाँ पर बी टियर में आता है। वेल तो आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आखिर किसका इंतजार कर रहे हो? प्लीज यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगे भी तुम लोग ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट को देख सको। तो अब अगला कैरेक्टर है अपने ड्रैगन बॉल एनीमे से गोकू। खैर क्या मुझे सच में इसके बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि गोकू अब तक का सबसे पावरफुल और आइकॉनिक एनीमे कैरेक्टर में से एक है, और इसकी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज तो मल्टीवर्स के लेवल पर काम करती है। एग्जाम्पल के लिए माजिन वू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद भी अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, लेकिन फिर भी वो गोकू के सामने नहीं टिक सकता। और डीमंस की रीजनरेशन पावर तो माजिन वू की रीजनरेशन पावर के सामने मीनिंगलेस है। और सच कहूँ तो गोकू की सिर्फ प्रेजेंस ही पूरे डेमन स्लेयर यूनिवर्स के लिए काफी है, इसीलिए यहाँ पर कुछ कहने जैसा है ही नहीं। मतलब कि ऑब्वियसली यहाँ पर गोकू एस टियर लिस्ट में आता है। खैर तो अब अगला है अपने डैंडेडन से ओकारुन। तो टर्बो ग्रैनी के कंट्रोल में आने के बाद ओकारुन के पास इनक्रेडिबल स्पीड और रिफ्लेक्सेस है, और तो और वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर की स्पीड पर चल सकता है। वेल भले ही ये काफी इम्प्रेसिव है, लेकिन फिर भी ओकारुन मुजान और अपर मून्स के आसपास भी नहीं है, बिकॉज ये डीमन अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं, और साथ ही में इनके पास अपनी अपनी ब्लड डीमन आर्ट है। और देखा जाए तो ओकारुन अकाजा के सामने तो टिक भी नहीं सकता, मतलब कि मुजान की तो बात ही मत करो। तो इसीलिए यहाँ पर ओकारुन डी टियर में आता है। खैर तो अब है काइजू नंबर 8 से काफ्का हिबिनो। वेल तो काफ्का की फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्कुल अलग ही लेवल पर है, मतलब कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को गिरा सकता है और अपने एक ही अटैक से बाकी काइजूस को मार सकता है। और इस तरह की पावर तो किसी भी अपर मून या कहूँ तो मुजान की पावर को भी इजीली सरपास कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, तो भले ही काफ्का अपने फाइनल फॉर्म में रीजनरेशन को स्लो डाउन कर सकता है, लेकिन फिर भी उसके पास डीमंस को मारने का कोई भी तरीका नहीं है। और अगर सभी अपर मून्स और मुजान काफ्का के ऊपर हमला करे तो उसका खेल तो खत्म समझो, मतलब कि काफ्का भी यहाँ पर टियर डी में आता है। खैर तो अब अगला है एनोस, जो कि इस एनीमे से बिलोंग करता है। तो द डीमन किंग ऑफ ट्रेनी की पावर मल्टीवर्स नहीं बल्कि हाइपरवर्स के लेवल पर काम करती है, और इसकी एबिलिटीज तो कॉन्सेप्ट, स्पेस और टाइम से भी परे है। और जैसा कि मैंने पहले रिमरू के बारे में बताया था, इसकी पावर भी बिल्कुल वैसे ही है। तो एनोस यहाँ पर इजीली अपर मून्स और मुजान को उनके टाइमलाइन से ही इरेज कर सकता है, और सच कहूँ तो एनोस का ओरा ही इनको इरेज करने के लिए काफी है। तो इसीलिए बिना किसी डाउट के एनोस यहाँ पर ऐसे टियर लिस्ट में आता है। खैर तो अगला है अपने मेलियोडस, जो कि 7 डेडली सीन से बिलोंग करता है। वेल तो मेलियोडस की पावर डेमन स्लेयर में मौजूद किसी भी पावर से बिल्कुल अलग ही लेवल पर है, और अपने फाइनल फॉर्म में तो उसके पास डेमन किंग की पूरी पावर है, और तो और सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही पूरे वर्ल्ड के लिए काफी है। और अपने हेलब्लेज के साथ तो मेलियोडस डेमंस की रीजनरेशन को भी इनएक्टिव कर सकता है, और उसके काउंटर की वजह से अगर कोई डेमन अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज उसके ऊपर करता है तो वही ब्लड डीमन आर्ट उसके डबल फोर्स से उसी के ऊपर वापस चली जाती है। इसका मतलब ये है कि मेलियोडस सभी अपर मून्स के साथ में मुजान को भी हरा सकता है, लेकिन वो इंस्टेंटली ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए हम उसे ए टियर में रखेंगे। तो अब हमारे पास है फ्रेरन। तो यूनिवर्स की सबसे पावरफुल मैजिशियन होने के नाते फ्रेरन डीमन स्लेयर की किसी भी चीज से काफी ज्यादा खतरनाक मैजिक करती है, और साथ ही में उसकी मैजिकल स्टिक तो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, खास करके डीमंस के अगेंस्ट। और साथ ही में उसका बेसिक स्पेल जूल ट्रैक डीमंस को इजीली वेपराइज कर सकता है, और साथ ही में फ्रेरन का कोई भी अटैक डीमन स्लेयर के किसी भी डीमन के अटैक से काफी ज्यादा पावरफुल है। और क्योंकि उसके वर्ल्ड के डीमन डीमन स्लेयर के डीमन से काफी ज्यादा अलग है, इसीलिए इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि उसका मैजिक डीमन स्लेयर के किसी भी डीमन को परमानेंटली मिटा सके। लेकिन अपने स्पेल, शार्प इंटेलेक्ट और एनालिटिक स्किल की मदद से वो उनकी रीजनरेशन पावर का मुकाबला करने और आखिर में उन्हें
हराने का तरीका ढूंढ लेगी तो हाँ यहाँ पर वो उन्हें हरा सकती है, लेकिन हाँ इसमें उसे काफी ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए फ्रेडन यहाँ पर टियर सी में आती है। खैर तो अगला कैरेक्टर है मैश, जो कि मैशले मैजिक एंड मसल एनिमे से बिलोंग करता है। तो मैश यहाँ पर मैजिक की दुनिया में बिना मैजिक के बॉर्न हुआ था, लेकिन काफी ज्यादा ट्रेनिंग के बाद इसने अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड को इंसेन लेवल पर पहुंचा दिया। और देखा जाए तो मैश अपनी सुपर स्ट्रेंथ से डेमंस को सिर्फ अपने एक ही पंच से हरा सकता है। इवन उसकी स्ट्रेंथ और पावर का लेवल इतना ज्यादा हाई है कि वो डेमंस को कई टुकड़ों में डिस्ट्रॉय कर सकता है। और भले ही डेमंस को हराने के लिए उसके पास कोई एबिलिटी या फिर सनलाइट से जुड़ी कोई पावर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी सुपर स्ट्रेंथ से डेमंस को सनलाइट में ला सकता है। लेकिन ऐसा करने में उसे काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए मैश यहाँ पर सी टियर लिस्ट में आता है। क्या तो अब आखिर में हमारे पास साइतामा, जो कि वन पंच एनिमे से बिलोंग करता है। वेल एक ऐसा हीरो जिसने अपनी सारी लिमिट्स को तोड़ दिया, मतलब कि साइतामा की पावर्स की कोई लिमिट ही नहीं है। और अपर मून्स और मुजान के अगेंस्ट फाइट में उसके पास अपनी स्पीड, डिस्ट्रक्टिव पावर और शेयर इनवॉर्बिलिटी है। मतलब कि ये बंदा डीमंस को रियलाइज होने से पहले ही उन्हें मिटा देगा। और सच कहूँ तो इस बंदे का एक ही पंच इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये बंदा अपने सिर्फ एक ही पंच से डीमंस को धूल में मिला सकता है। यानी कि ये बंदा ऑब्वियसली एस टियर लिस्ट में आता है। वेल अब अगर तुम लोग ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करो।